बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। असां सदाई चवंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं, वॾा चवंदा है मुश्किल बहुत बंदा मज़दूर के औकात, यानी मज़दूर जी जेका टाइमिंग्स आहिनि उहे इलाही ॾुखिया हूंदियूं आहिनि ऐं उनजा वक़्तु इलाही ॾुखियो हूंदो आहे। असां यकीनन अॼु पूरी दुनिया में ॾिसूं था कि लेबर डे मल्हायो वियो, रैलीज़ कढियूं वयूं, इज़हार यकजहती कई वई। जीअं तव्हां ॿुधियो प्रोग्राम जे आगाज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब ख़िताब कयो मज़दूरनि सां, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वॾो इंपॉर्टेंट मैसेज ॾिनो ऐं जेका पंहिंजी पॉलिटिकल इलेक्शंस जी कैंपेन में वादो हुयो पघारुनि खे डबल करण जो, डबल सैलरी, यकीनन अहिड़ो वादो हुयो जेको हर पाकिस्तान चाहे पियो कि थिए पूरो। यकीनन महांगाई एतिरी थी चुकी आहे, ख़र्चा पूरा थियनि कोन था, आमदनी वधे कोन थी ऐं मज़दूर जंहिंजी घटि में घटि उजरत 32,000 रुपया, 32,000 रुपीज़। छा अॼु जे दौर में को माण्हू मिडिल क्लास, लोअर क्लास 32,000 में ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो? सुठी हिकु वॾो सुवालु आहे। असां जीअं ॿुधूं पिया, वज़ीर आज़म साहब बि चयो कि जेके ताजिर बिरादरी आहे ऐं जेके मज़दूर आहिनि हे पया आहिनि हिकिड़ी गाॾी जा, ॿई गॾु हलंदा आहिनि। एट द सेम टाइम इहो बि ॾिठो कि वज़ीर आज़म साहब ताजिर बिरादरी ते वधीक ज़ोर ॾिनो। वज़ीर आज़म साहब इहो चयो कि ताजिर बिरादरी जेका आहे उहे मज़दूरनि लाइ बहितर पॉलिसी फ्रेमवर्क वठी अचे ऐं यकीनन पर मां सोचण ते मजबूर थी वियुसि। यकीनन पंहिंजे मुल्क जा वॾा वॾा लीडर्स इहे मैसेज त ॾियनि था लेबर डे ते, बट मैटर ऑफ द फैक्ट हिकिड़ी हक़ीक़त इहा बि आहे त असांजे मुल्क जो 50-60% लेबर ज़राअत सां कनेक्टेड आहे, एग्रीकल्चर सां। ऐं एग्रीकल्चर में असांखे ख़बर आहे कि केतिरो वॾो एनुअल क्राइसिस आहे कणक जो, जिथे कणक जो रेट नथो मिले, ख़रीदारी हुकूमत वक़्तु शुरू कोन थी करे, वॾो प्रेशर आहे। यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में असां मज़दूरनि जी ॻाल्हि कंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाइण बि चाहींदुमि कि लेबर डे शुरू कीअं थियो ऐं गॾोगॾु वेलकम भी करणु चाहींदुमि। मुझसे गॾु मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, में ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। खैरियत से हैं हुजूर? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल। रऊफ साहब आज मजदूरों का आलमी दिन है और ऑफ कोर्स हम ये दिन तो छुट्टी तो ले लेते हैं, स्कूल भी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये शुरू हुआ था सर 1886 में जब अमेरिका में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चली थी मजदूरों की और उन्होंने एहतजाज किया, फिर कुछ मजदूर मारे गए उस एहतजाज में, फिर उनकी याद में एक दिन तय किया गया और फिर वो एक लेबर यूनियन मूवमेंट इसे कहते हैं, जिसके बाद फैसला ये हुआ था सर कि 8 घंटे काम होगा, 8 घंटे घर को दिए जाएंगे और 8 घंटे आराम होगा। इस तरह ये 24 घंटे का एक स्ट्रक्चर बना था लेबर के लिए। लेकिन सैडली रऊफ साहब, हम छुट्टी तो कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं मजदूरों के हक में, खिताबात भी हम सुन रहे हैं, लेकिन हकीकतन तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजदूर एग्रीकल्चर में है सर। और एग्रीकल्चरिस्ट हम जानते हैं, हमारे फार्मर्स, हमारे आबादकार गंदम की वजह से कितने परेशान है कि जी खरीदारी नहीं हो रही, हमारी गंदम कट रही है, हुकूमत ने इंपोर्ट कर दी, 300 अरब का नुकसान पहुंच गया हुकूमत को, किसानों को अरबों डॉलर का नुकसान। मतलब ये जुल्म जो हम कह रहे हैं ना सर कि मजदूर अब 32,000 है। बताइए सर, आजकल की महंगाई में कौन बच्चों को पढ़ा सकता है, सेहत के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, राशन भी ला सकता है, बिजली का बिल भी भरेगा, गैस का बिल भी भरेगा, घर का किराया भी देगा? मुझे तो सर बड़ा मुश्किल लगता है। आपको सर क्या लगता है, हम डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार हैं? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि तनख्वाहें डबल करना चाहिए, सिंध को भी, बलोचिस्तान को भी, लेकिन उन्होंने कहा करना चाहिए, हुक्म नहीं दिया, मशवरा दिया। आप कैसे देखते हैं रऊफ साहब? देखिए तला भाई, आपने बड़ा बेहतरीन मौजू आज लेबर डे के हवाले से रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि 364 दिन लेबर डे क्यों नहीं है, जबकि सारी की सारी इकोनॉमी बेस करती है मजदूर की मेहनत के ऊपर, किसान की मेहनत के ऊपर। ये मजदूरी क्लास खिलाएगी ना सारी। दूसरी बात ये है कि इन दोनों तबकों के अंदर जो मिडिल मैन है वो सरमाएदार है, उनकी नुमाइंदगी किसान की नुमाइंदगी वडेरा कर रहा है, जमींदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमाएदार कर रहा है। ऐसा थोड़ी है। इस्लाम का बुनियादी उसूल आज से 1400 साल पहले जो जारी और सारी हुआ है वो सबसे बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता मेहनत का था कि आप जो खुद खाएंगे वो उसको खिलाएंगे, जो उसकी मेहनत से ज़्यादा, उसके तवानाई और ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। अगर बोझ डालते हैं तो आप उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने
यानी गुलाम और वो मजदूर का वही एक कॉन्सेप्ट था ना। इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई, जो तो खुद पहनोगे वही उनको पहनाओगे, तो ना मजदूर रहेगा ना आका रहेगा, बल्कि एक फाइनेंशियल गैप के साथ सब बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अब आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे हर साल एक नया नारा लगाया जाता है मजदूरों के लिए। अभी आपने गंदम के बारे में बताया, यार ये कोई जुल्म की इंतहा है। ये जो 10 दिन से प्राइस तय नहीं हो रहे हैं, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, वरना कितनी देर लगती है इसकी प्राइस को तय करने में? मुझे बताइए रऊफ भाई, जहां प्राइस तय हो भी गई, जहां प्राइस तय हो भी गई, प्राइस मिल नहीं रही ना सर। अब सिंध में 4000 था, इस वक्त जो बिक रही है सिंध में वो 2700 में बिक रही है, 2800 में। बड़े परेशान है कि भाई हुकूमत ने 4000 तय किया है, हमें 2700-2800 क्यों मिल रहे हैं? बारदाना बोरियां मिल नहीं रही है। हम तो सर मजदूर को शायद वो है ना सर, हम बाहर जाते हैं मुल्कों में रऊफ साहब, तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान बड़ा अच्छा था, वहां घरों में हमारे पास नौकर होते थे, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता था, हमारे बर्तन कोई और धोएगा, हमारे कपड़े कोई और धोएगा। यहां आ गए, यहाँ नौकर नहीं है, सब काम खुद करना पड़ता है। हम बहुत काम चोरी के आदी हो गए हैं, हम बहुत मतलबी हो गए हैं, हमारा सोसाइटी का डीएनए तबाह हो गया रऊफ साहब। हमें परवाह ही नहीं है गरीब की, पड़ोसी की, माँ बाप की, भाई बहन की। हम काफी नुकसान उठा रहे हैं, पर एहसास हमें नहीं हो रहा रऊफ साहब। नहीं, आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं ना। 1971 में जो हमने कहानियां सुनी मशरक़ी पाकिस्तान की, जो मौजूदा बांग्लादेश है, वहां पर एक एक घर में 6-6 नौकर होते थे, नौकरानियां होती थी, 24 घंटे के लिए होती थी, और उनकी तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह कोई नहीं थी, रोटी के ऊपर और कपड़े के ऊपर, कि एक जोड़ा बना के देंगे और रोटी 3 वक्त की खाओ या 2 वक्त खाओ, जो भी है। आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जगह पर है, खाने के ऊपर मजदूरी दी जा रही है। मसला यह है कि ये वजारतें मौजूद है, लेकिन इसकी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? आप मुझे बताइए, फूड मिनिस्टर या फूड मिनिस्ट्री के अफसरान, इनके अपने अपने जहाज चल रहे हैं। ये करप्शन के सारे धंधे यहाँ पर, अब आप खुद बता रहे हैं कि 2700 रुपए में बेच रहे हैं। वो बेचारे गरीब मजदूर बेच रहा है, किसान बेच रहा है 2700, क्योंकि 10-12 दिन हो गए आपने जो उसने गंदम रोक के रखी थी, उनको ये धमकी कि आइंदा मिलेगी नहीं, और ये 2700 रुपए की जो खरीदी जा रही है, ये हुकूमत के रेट के ऊपर जब बढ़ा दिए जाएंगे तो ये मिडिल मैन और ये पैसे वाले लोग उसको उठा के बेच देंगे। हुकूमत अंधी नहीं है, सारी हुकूमत का 80% हजम जो पुरानों का है वो है ही ज़राअत से वाबस्ता लोग। जमीनें इनकी हजारों एकड़ जमीनों के ऊपर काश्तकारी, रऊफ साहब ये कोई अजीब बात नहीं है कि सर आज लेबर डे था तो मजदूरों के हक में तकरीरें हो रही हैं, और किसान जो मेरी नजर में मजदूर ही है, मेहनत मुशक्कत करके वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और पूरे दुनिया को खिला रहे हैं। मैं कहूंगा उस किसान को अगर हमने देखा पंजाब में 2 दिन पहले किस तरह डंडे मार के एहतजाज के ऊपर उठाया गया, बंद किया गया, धमकियां दी गई कि चुप करके बैठो, कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन के बाद वजीर आजम आज जब तक खिताब करते हैं तकरीब से, तो वो सर कहते क्या है? वो सारा मलबा डाल देते हैं कारोबारी ताजिर बरादरी के ऊपर कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों साथ चलेंगे, और कह देते हैं कि जी ताजिर बरादरी की दौलत पे मजदूरों का भी हक है, ताजिर बरादरी ऐसी पॉलिसी बनाए कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर बने। सर हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं तो हैरान होता हूं कि वजीर आजम होकर वो ऐसी बातें कर रहे थे। आई वाज शॉक्ड सर। आप इसको कैसे देखते हैं? यार एक बात मैं बताऊं, इन तमाम चीजों को, अपने कामात को इम्प्लीमेंट करना हुकूमत का फर्ज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फर्ज है, वजीर आजम का, वज़रा का फर्ज है कि वो इम्प्लीमेंट करे। लेकिन चला जो साहब, मैंने अभी बताया कि 80% जागीरदार ही इस मुल्क में हुक्मरान बनते हैं, अपोजिशन में हो या हुक्मरानी में हो। इन्हीं के लाखों हजारों एकड़ जमीनें हैं, यही काश्त करते हैं, यही तमाम चीजें करते हैं। किसान का तो नाम है जी, तमाम बैंक के कर्जे यही लेते हैं अपनी जमीनों के नाम पे। कौन सा किसान है जिसकी 12 एकड़ जमीन हो और उसको वहां पे कोई कर्जा मिल जाए? उससे तो जमीन हथियाने की कोशिश होती है। मसला यह है कि ये वज़ीर आज़म का काम, वज़ीर आला का काम मशवरा देना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है बाय फोर्स। आप ताजिरों को कहें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें, नो 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 नो, आपके पास टूल है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास कानून मौजूद है, आप कार्रवाई तो करें, पकड़ना तो शुरू करें। कहाँ सर, ये 32,000 की कम से कम उजरत पे अमल दरामद नहीं करवा सके रऊफ साहब, ये क्या कोई और काम करेंगे? सर आपको मुबारक बात देना चाहता हूं, आप बात कंप्लीट करें पहले।
तलाजुद्दीन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि सियासियात जो है ना, सियासियात में हर दर्मी, गुस्सा, मफाद परस्ती, ये जहर है। जिद और हर दर्मी, हुक्मरानों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें आगे बढ़कर ये तमाम चीजें करना चाहिए। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है पाकिस्तान। इसको आप इस तरह बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला सकते, झूठे वादों पे और फरेब पर और कॉस्मेटिक्स अंदाज गुफ्तगू से आप इनको बहला नहीं सकते। आपको प्रैक्टिकली देना पड़ेगा। मैं तमाम सनतकारों को कहता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहता हूँ, तमाम जमींदारों को, जागीरदारों को कहता हूँ कि होश के नाखून लो। अगर ये जाग पड़े तो रऊफ साहब, यकीनन आप सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। लेकिन सर, मैं इस वक्त आपको पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो मुलाकात MQM पाकिस्तान के वफ्द की आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ हुई है, उसके बाद जो है मेरे ख्याल से अब कोई पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयान MQM पाकिस्तान नहीं देगी और दोस्ती हो गई है। देखिए, मैं पहली बात ये कहूंगा कि मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि सिंध में हमारी बुनियादें हैं और सिंध के साथ हमारे भी उतने ही मफादात वाबस्ता है जितना अहले सिंध के नुमाइंदों को देही इलाकों के। और जरदारी साहब से जो मुलाकात है, मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि मुलाकातें होनी चाहिए। मैंने अभी 2 सेकंड पहले कहा था कि सियासत में गुस्सा, हठधर्मी, वन साइडेड ट्रैप, ये जहर होते हैं। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर नेशनल पार्टी है, सूबे के अंदर अक्सरियती पार्टी है। इसका रवैया बिल्कुल इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि सबको साथ देके चले। जरदारी साहब की क्वालिटी है। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आना या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देना या पीपल्स पार्टी का MQM के खिलाफ बयान देना, ये इन जनरली पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज करें, आप पॉलिसीज के ऊपर एहतजाज करें। बिल्कुल ये अच्छी बात है MQM के वफ्द ने जाके मुलाकात की। बट रऊफ साहब, आपको लगता है MQM के वफ्द ने सिंध की गवर्नरशिप की बात की होगी कि प्लीज हमसे ना लीजिएगा, क्योंकि खबरें तो गर्दिश कर रही थी? अब इस सिलसिले में तो ये तीनों हजरात जो मुज़ाकरात करने गए थे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार साहब, ये गए थे। असल जवाब तो यही देंगे कि वहाँ बातचीत क्या हुई। लेकिन ये गुड साइन है कि बिल्कुल ये डेडलॉक नहीं होना चाहिए और कभी भी डेडलॉक कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, इस्लामाबाद में भी नहीं होना चाहिए। सियासत में ये सब जहर है। आप कितने दिन तक इस गुस्से के साथ कहेंगे सियासत में ये सब जहर है? तो रऊफ साहब, हमारी सियासत भी बड़ी जहरीली है, मैं तो ये कहूंगा। सर ये बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज सिंध अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास बुलाया, यकीनन एट द सेम टाइम हमने देखा कि MQM से भी मुलाकात हुई। तो लग ये रहा है कि एक तरफ जो बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए गए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची का जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, डाकू कब्जे के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस होगी, सख्त कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ यूनिवर्सिटीज में। मैं समझता हूँ यकीनन हर कोई कहेगा बड़ा अच्छा इकदाम किया ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने। लेकिन मैं ये सोचने पर एट द सेम टाइम मजबूर होता हूँ रऊफ साहब कि क्या वाकई ये सब कुछ होगा जो कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से, या फिर ये हमेशा की तरह एक खबर ही है? देखिए तलाजुद्दीन साहब, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं जब वजीर दाखिला था, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ऑफिशियल बात कर रहा हूं मैं, कि कच्चे का इलाके का 600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पुलिस फोर्स के जरिए मेरे दौर में खाली हुआ था और हाईवे क्राइम जीरो के ऊपर आ गया था। प्लस सेफ सिटी के लिए ये सारे प्रोजेक्ट मैंने साइन किए हुए हैं। ये जो बाहर से जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया जाए, इसके लिए नादरा का प्रोजेक्ट मैंने अप्रूव किया था कि हर गाड़ी के ऊपर सिम होगी, हर बाइक के ऊपर सिम होगी और जहां चोरी होगी वहां पता चल जाएगा। सर उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था, लग रहा है अब भी कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको शायद याद होगा कि मोबाइल के ऊपर जब मैंने कार्रवाई की थी कि भाई इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल अगर चोरी हो रहे हैं तो ये कहीं खपत होती थी। रीगल चौक पे मैंने छापा मारा था और फिर ये क्राइम सब जीरो पे आए थे। बैंकिंग क्राइम 100% था जो जीरो के ऊपर आया कि मैंने मैनेजर और
कैशियर से कहा, पूछा सारे बैंकों के प्रेसिडेंट को बुला के कौन सी कस्टमर सर्विस के ऊपर मोबाइल अलाउ होता है। जो डाकू है वो बंदे को पकड़ता है, वो कहता है मोजे के अंदर तुम्हारे पास 50,000 रुपए रखे हुए हैं, 1,000 के नोट है। ये कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये सब चीजें पॉसिबल है अगर ये किया जाए, लेकिन ये रोजाने की बुनियाद पर और घंटों की बुनियाद पर होना चाहिए। पुलिस का काम कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि एक ब्रिज बना के 20 साल आप इसको एंजॉय करें। ये डे टू डे आवरली बेसिस के ऊपर है, और इसमें कोई शक नहीं कि थैंकलेस जॉब भी है। जाहिर बात है, एक वाकया हो जाता है 10 दिन 15 दिन के बाद तो पुलिस ऑफिसर उसकी इज्जत के ऊपर आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे करने की नीयत होगी। और फिर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो है वो कैपेबिलिटी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि दोस्ती यारी के ऊपर। अब जिस बेचारे गरीब को रास्ता ही नहीं पता, आप उसे यहाँ पे लाके एसएचओ लगा देंगे, डीएसपी लगा देंगे, वो बेचारा करेगा क्या सिवाय ऑफिस में बैठने के। लिहाजा प्रेसिडेंट साहब ने ये कार्रवाई का कहा है, तो ज़ाबत इस लेवल के ऊपर है तो अपनी बातों की तो सबको इलाज रखनी पड़ती है ना। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, आजकल के माहौल से मुताल्लिक निज़ाम अदल से जुड़ा है। हम जानते हैं सुयो मोटो की बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग भी थी गुज़िश्ता रोज़, और अब काफ़ी लोग यही कहते हैं कि अब जजेस को जो है उनको मुतासर करने की, मुदाखलत उनके मामलात में करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, हो रही है। वाज़े हो गया सर हर पाकिस्तानी को। एंड एट द सेम टाइम हम ये सुनते हैं कि निज़ाम अदल के जो सरबराह हैं वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत होना होगा, अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करना होगा। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि निज़ाम अदल जो इतना कमज़ोर है सर, वो पार्लियामेंट को किस मुंह से कह रहा है कि अपने आप को मजबूत करें, अपना किरदार बेहतर करें। आपकी नज़र में सर निज़ाम अदल भी कमज़ोर, अगर पार्लियामेंट भी कमज़ोर, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा रऊफ साहब? और हुकूमत भी कमज़ोर, फिर नुमाइंदे भी कमज़ोर, मसूलियत किरदार रहनुमाई भी कमज़ोर। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, तो पार्लियामेंट को तो मजबूत होना ही चाहिए, नुमाइंदों को तो मजबूत होना ही चाहिए। ये अनटचेबल लोग होते हैं, ये खुद जाके अपने आप को पेश कर देते हैं, तो फिर ये इनके ऊपर टच किया जाता है, वरना नहीं। जहां तक जजेस का मामला है तो देखिए, बाखुदा मेरा ईमान है इस बात के ऊपर, मैं जिस रिच फिलॉसफी को मानने वाला हूँ, इस्लाम को, उसकी बुनियाद यही बात यही थी है कि इस्लाम की बुनियाद अदल पे कायम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है कि अदल की बुनियाद के ऊपर तुम उलूज करोगे, तरक्की करोगे, अदल के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन तमाम जजेस साहबान को, बड़ी अदालतों को तो एक तरफ, छोटी अदालतों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप मुझे बताइए, झूठी गवाही देने वाला अपने घर कैसे चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो। झूठी गवाही देने वाला, मैं हर चीफ जस्टिस से ये सुनता हूं कि झूठी गवाही देने वाले को पकड़ेंगे। ओ भाई, झूठी गवाही देने वाले को आपने 10 झूठे गवाहों को आपने जेल भेजा ना वहां से, बिना किसी पोजीशन के। आप देखिए अदालती निजाम ठीक हो जाएगा। अगर आपकी अदालत कोलैप्स है तो ये जितनी बातें तलाजुद्दीन साहब आपने अभी गिनवाई हैं, किसान, मजदूर, निजाम, सिस्टम, ये सारा का सारा डिपेंड ही अदालत के ऊपर करता है। जजेस साहबान को अगर उन्होंने ये मनसब ले ही लिया है तो उन्हें अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ेगा। आपको जिंदगी की जंग, जिंदगी को दांव पे लगा के लड़नी पड़ेगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ जजेस हजरत कर सकते हैं, कौम की तश्कील जजेस कर सकते हैं। आप हिम्मत तो कीजिए, फिर कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आप इतने गुदाज, इतने नरम दिल अगर होंगे तो भाई, ये तो आप जो कह रहे हैं, ये तो रात चलते हुए दहशतगर्द भी आपको जब्त में ले लेंगे, आपके बच्चों की धमकियां देंगे। अगर आपको ये काम नहीं करना है तो अपने घर में बैठ जाइए जाके। ठीक सर, फिर उनको काम करना चाहिए जो अपनी जान दांव पे लगाएं। रऊफ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपसे 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा, बहुत जरूरी। एक तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से आज बिलावल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी और स्टील मिल्स को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। इज इट इवन पॉसिबल? जानेंगे रऊफ साहब से। एंड ऑफ कोर्स एक और इंपॉर्टेंट इशू है, पीटीआई की नई लाइफ लाइन मौलाना फजलुर रहमान, ब्रेक के बाद। जी हाँ, मौलाना साहब खिलन पिया है, माण्हुनि खे खिलराइनि पिया हिन जुमिले ते कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कब है। असांखे वाज़े तो करे छॾे
कि यकीनन सब समझी विया आहिनि या त मौलाना साहब पंहिंजे मिशन में कामयाब थी विया आहिनि, पर एट द सेम टाइम व्हेन वी सी कि PTI भी मौलाना साहब जी हामी थी नज़र अचे, ऐं जीअं अली अमीन कंडापुर साहब वज़ीर आला KPK या स्टेटमेंट ॾिनी आहे, यकीनन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आहे कि मौलाना साहब जी सपोर्ट ते PTI जी जेका उन्हनि सपोर्ट कई आहे उन ते उन्हनि जो शुक्रिया अदा कयो आहे। त यकीनन उम्मीद जी किरण जंहिंखे चवंदा आहिनि न कि अंधेरे में हिकिड़ी रे ऑफ होप नज़र पे अचे PTI के, दैट इज़ मौलाना फजलुर रहमान में, छो करे मौलाना फजलुर रहमान अगर PTI सां गॾु थी वियो तो उन्हनि जी मदद थी वेंदी। रऊफ़ सिद्दीकी साहब मूंसां गॾु मौजूद हैं। रऊफ़ साहब, क्या आप समझते हैं सर मौलाना फजलुर रहमान की ताकत अगर PTI से मिल जाती है तो PTI को फायदा होगा या कुछ भी फायदा नहीं होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? देखिए, सियासी मामलात को अगर आप जरा सा देख ले कि जब PTI की हुकूमत थी तो उनके पास सिर्फ 7 वोट थे और 7 वोट पर इन्होंने 4 बरस हुकूमत की थी। वो भी आपको पता है कि डंडा डोली करके चलाई गई थी और जबरदस्ती चलाई गई थी, और वो भी 7 वोट MKM के थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 100 वोटों की अक्सरियत के साथ इस सब पार्लियामेंट में बैठी है, तो उसको इतनी आसानी के साथ मशवरे और नसीहतों के साथ तो आप फारिग नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात है कि PTI तो वेलकम करेगी, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े हरीफ ने जिन्होंने 4 बरस इनको चैलेंज करके रखा, प्रैक्टिकली नाक में दम करके रखा था, वो अब उनकी हिमायत करी तो वो तो उसको वेलकम करेगी। लेकिन इतनी जल्दी रिजीम चेंज और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल मामलात में मेरे ख्याल में ये किसी को भी वर्ष नहीं करेगा। अगर अब मुझे नहीं मालूम कि मौलाना साहब के तो मैं बड़ा एडमायर हूँ, मौलाना साहब की तो मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और आज भी करता हूँ। उन्होंने किस स्टेट ऑफ माइंड में हिमायत का ऐलान किया या उनकी हिमायत ली, ये आगे चल के सामने आएगा। अभी तो फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि 102 वोटों की बर्तरी से शहबाज शरीफ की हुकूमत है और फिर इस वाली उनके साथ है, तो पार्लियामेंट के जरिए तो नहीं हो सकता कि कोई तब्दीली आ सके या वोट ऑफ। पर मौलाना साहब तो कह रहे हैं कब है शहबाज शरीफ की हुकूमत? किसने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत है? वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं अवामी नुमाइंदों की हुकूमत है ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। हाँ, तो जो PTI की हुकूमत थी उसके लिए भी कहा गया था ना कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और उससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की। क्यों इस्टेब्लिशमेंट को इतना गाली बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सबके सब अपने अपने वक्तों में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप हुकूमत ही नहीं कर सकते। दुनिया में नहीं है हुकूमत हो सकती। आप क्या समझते हैं अमेरिका की हुकूमत बगैर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत चलाई जा रही है, या इंग्लैंड की, या जब से तमद्दुन आया है इंसान में और हुक्मरानी बनी है और बादशाह बने, तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट ही तो बुनियादी तौर पे हुक्मरानी करती रही है। बादशाह वक्त या बहुत बड़े बड़े लीडर जितने भी गुजरे वो इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे तो फैसले करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट लाके देती है। Correct. तो मतलब है कि इसको अछूत तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी शक्ल में हो वो जुल्म गलत है, जुल्म किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना जुल्म पाकिस्तान में मजदूर के साथ हुआ है और पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है रऊफ साहब, मैं नहीं समझता किसी और के साथ हुआ है। हम जानते हैं सर, पाकिस्तान स्टील मिल, रऊफ साहब पाकिस्तान स्टील मिल हम जानते हैं कराची के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और कराची में एक बड़ी आबादी वहाँ काम करती थी, वहाँ उनकी कॉलोनी थी। फिर स्टील मिल बंद हो गई, बंद होने के बाद भी तनख्वाहें जाती रहीं, अरबों रुपए तनख्वाहों में जाते रहते हैं, मिल बंद पड़ी है। आज बिलावल साहब ने बोला है अगर फेडरल हुकूमत कुछ नहीं कर सकती हमें दे दे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चला लेंगे। सर एक अजीब, मैं समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी की नजरिया है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चला सकते हैं तो उनको बहुत पहले चला लेना चाहिए था। इतनी देर उन्होंने क्यों लगाई, यकीनन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आगे चल के प्रोग्राम में उठाऊंगा। लेकिन आपकी नजर में क्या स्टील मिल का कोई मुस्तकबिल है? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्टील मिल को वापस रिवाइव कर पाएगी? और जो अरबों की तनख्वाहें जा रही हैं सर एक बंद मिल की, सर इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा रऊफ साहब? ये असल में इसके ऊपर वेस्टर्न इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा, इसलिए 15-20 बरसों से इसको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। रूस शुरू दिन से कह रहा है कि भाई हमने ये स्टील मिल लगाई है, अपग्रेड करने के जितने आसान तरीके हमें मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, आप हमें मौका दीजिए। लेकिन आप
इंटरनेशनल वारफेयर में और इंटरनेशनली तौर पे आप किसी को कायल नहीं कर सके और उनके दबाव में आके आपने रशिया से भी दूरी इख्तियार की हुई है। बिलावल साहब ने जो ये बात की, यार पाकिस्तान के अंदर ये एसेट्स इसलिए थोड़ी है क्या जो आए मुंह उठा के उसको बेचे और फारिग हो जाए। स्टील मिल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ कराची की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के भी इकोनॉमी में एक मेन किरदार पहले भी अंजाम देता था, अब भी दे सकता है। लेकिन अगर अभी भी बात की जाए, अब तो प्रेसिडेंट है जरदारी साहब और मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि बिलावल जरदारी साहब का मैंने देखा, बिलावल भुट्टो हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वो बड़ी स्टडी करने के बाद गुफ्तगू करते। शाद और नाजरी कभी ऐसा हुआ है कि वो चाहे तो लफ्ज में कुछ बातें कर गए हो, लेकिन अगर उन्होंने इससे पीछा तो उनके स्टेट ऑफ माइंड में ये सारी बातें होंगी और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। स्टील मिल पाकिस्तान की सब, यानी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि कोई हुक्मरान ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जरा सी कोई बात हो रही है, इसको भेज दो, पीआईए को भेज दो, इसको भेज दो। आप पीआईए को बेच के किसको लेके आएंगे और ये पीआईए आप बेचेंगे किसको? आईपीपी का जो हशर हुआ है, तवालई का जो आपने हशर किया है, आपका 80% तो उसके अंदर जागीरदार वडेरा और सियासतदान और सियासी माफिया उसके अंदर इन हो गए, हजारों अरब के गर्दिशी कर्जे आपके ऊपर चढ़ गए। यार कोई खुदा को माने ना, पाकिस्तान को इस तरह ना करे। या पाकिस्तान की आवाम जिस दिन भी कोई एक वाकया एक सानिया हो गया और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम उठ खड़े हो गए जी सर, तो बहुत बहुत तबाही होगी। इन तमाम 1112 बहुत तबाही होगी। थैंक यू रऊफ साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, हम जानते हैं कि आप पाकिस्तान की तिजारती शख्सियतों में से एक हैं, एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सर, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम सिंध और बलूचिस्तान में, उन्होंने मशवरा दिया, तजवीज़ दी कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। इलेक्शन कैंपेन में हमेशा कहा गया था सैलरी डबल की जाएगी। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि सर मजदूरों का आलमी दिन है और मजदूर बेचारा अब किस हाल में है सर कि 32,000 की कम से कम उजरत भी उसको नहीं मिलती है। बड़े मुश्किल है बंदा मजदूर की औकात। हमारे यहाँ लेबर रेगुलेशंस ना होने के बराबर, सोशल सिक्योरिटी ना होने के बराबर, टैक्स चोरी के लिए लोग कम मुलाजमीन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेबर के। और आज प्राइम मिनिस्टर ने सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है, क्योंकि आप ताजिर बरादरी है, कारोबारी बरादरी है, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, मजदूर और कारोबारी बरादरी। इसलिए आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है, आपने उनके बच्चों को इंजीनियर बनाना है, आपने जो है मजदूर के हालात बेहतर करने हैं एज अ बिजनेसमैन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। दो हाउ डू यू सी द सिचुएशन बेग साहब? बहुत अच्छा सवाल है आपके साथ, टचिंग क्वेश्चन। पहली चीज तो यह है कि बिलावल साहब ने बिल्कुल इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया था कि गरीब की उजरत 5 सालों में दुगनी हो जाएगी, जिसके माने तकरीबन हर साल 20% तनख्वाह में इजाफा होगा, तो 5 साल के बाद तनख्वाह 100% बढ़ जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। सर महंगाई भी 20-25% है सर। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि महंगाई कम अब हम करने जा रहे हैं और 15-16% की सतह पे आ जाएगी। लेकिन ये अभी भी बिलावल साहब से हमारी बातचीत हुई थी इस सेशन के दौरान, तो इसी बात पे दोहराया है। बल्कि उसमें कानून भी आ रहा है कौमी असेंबली में, जिसमें उन लोगों पे इसका एक इतलाक होगा जो 25,000 की सैलरी मिनिमम नहीं दे रहे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज जो इसमें सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो रेगुलेटेड है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो NTN में रजिस्टर्ड है, वो तो मिनिमम वेजेस का कानून मान भी रहा है, अप्लाई भी कर रहा है, दे भी रहा है अपने वर्कर्स को। और उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 5-10 हजार वर्कर्स होते हैं, उनकी तनख्वाह मिनिमम वेजेस की जो फाइनल हुई है हुकूमत की तरफ से और मिनिमम वेजेस की बोर्ड की तरफ से वो दी जा रही है। लेकिन कुछ वर्कर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर लेके वो फैक्ट्रियों को देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ही तनख्वाह लेते हैं। वो उसमें यस, मैं आपसे बात मानूंगा कि मिनिमम वेजेस उस वर्कर को नहीं मिल पा रही है। उस पे भी हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो मिनिमम सैलरी है कि इससे कम तो आदमी तस्वुर नहीं कर सकता सांस लेने का भी।
आपने और कभी हम सर इस फेवर में हैं, बिल्कुल। देख साहब, आपने कभी नहीं सोचा स्टील मिल खरीदने के लिए? आप खरीद तो सकते हैं, मैं ये जानता हूं, पर आपके दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया? आपको ये डील अच्छी नहीं लगी? देखिए, स्टील मिल में जो 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो एक्सेसिव स्टाफ है, दूसरा पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी हमारा यह है कि आप चीज प्राइवेटाइज कर लें लेकिन स्टाफ को ना निकालें, और अगर स्टाफ को बेदखल कर रहे हैं, चूल्हा बंद कर रहे हैं, तो या तो गोल्डन हैंडशेक दें या 3 से 5 साल तक नए खरीदार को पाबंद करें कि वो वर्कर्स को ना निकाले। और ये एक शर्त बड़ी मुश्किल होती है एक सरमायाकार के लिए मानने की। देख साहब, डोंट यू थिंक कि हम वर्कर्स के हाथों अब ब्लैकमेल हो रहे हैं? एक ऐसी मिल जो बंद हो चुकी है लेकिन उनकी मजदूरों की, उनके स्टाफ की सैलरियां जा रही हैं जो कि एक्सेसिव स्टाफ है। मैं हमेशा आपके भी प्रोग्राम में मैंने पहले कहा है, हम उस मिल की वेजेस पे कर रहे हैं जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा, बंद है। तो ये तो अलमिया है बहुत बड़ा। और मैं समझता हूं कि ये हमारी पीपुल्स पार्टी के साथ बैठ के कोई वाया मीडिया निकालें कि साहब के मसले को हल करें। यही मसला पीआईएम में दरपेश है, और पीपुल्स पार्टी क्योंकि हमारा असूल ये है कि चूल्हे जलाएं, चूल्हे बंद ना करें, लिहाजा चाहे वो मुल्क, वो चूल्हा जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो, बंद ना करें। नहीं, उसका वाया मीडिया है। हम गोल्डन हैंडशेक किए हैं बैंकों में और कामयाब रहा है। और पीआईए के लिए एक प्रपोजल ये भी है कि नया खरीदार 3 से 5 साल तक रिट्रेंचमेंट नहीं करेगा। राइट। अब ये बताइए सर, मुल्क के जो माशी मुस्तकबिल है, आज हम सुन रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट में 1% कमी कर सकता था पर नहीं की। आज हमने सुना वजीर आजम कहते हैं हमें अपनी शाह खर्चियां कम करनी होगी, मुल्क में खरबों रुपए की करप्शन है। हम ये भी देख रहे हैं कि एफबीआर नॉन फाइलर्स के सिम बंद करने की बात कर रहा है, तजवीज ज़ेर गौर है, और जो डिफॉल्टर्स एंड टैक्स के उनकी सिमें बंद कर रहा है। आपको लगता है कि सर मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल बेहतर होगा, या हम ऐसे ही मजदूर जो है वो महंगाई की चक्की के पीछे पिस रहे होंगे कि अगर 20% तनख्वाह बढ़ भी जाए, महंगाई 25% है, कोई फायदा तो है नहीं सर? फिर भी आपकी नजर में मुआशी मुस्तकबिल मुल्क का कैसा है? $1 अरब डॉलर की किस्त तो आ गई है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग बेग साहब, फॉर हाउ लॉन्ग? जी, मैं एक बेहतर मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं एक बेहतर माशी बहाली, माशी कारकर्दगी की उम्मीद लगा रहा हूँ और तवक्के कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं जिसमें जो मुल्क की माशी इंडिकेटर्स की बेहतर कारकर्दगी की जामिन है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज 73,000 की नेफसियाती हद अबूर कर चुका है। हमारे रिजर्व बढ़े हैं। IMF ने तीसरी किस्त 1.1 बिलियन की रिलीज करी और हमने $1 बिलियन सुसूक बॉन्ड। सर क्या यही वजह, यही मुआशी बावजूद बेग साहब, यही कमाल इंडिकेटर्स हैं, यही कमाल इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम किसानों से अभी तक गंदम खरीदारी शुरू नहीं हुई पंजाब में? सर देखिए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि गंदम की खरीदारी किए गए, तमाम चीफ मिनिस्टर को, फूड डिपार्टमेंट को बारदाना रिलीज किया जाए। अब उनके एंड पे अगर कहीं पे स्लो काम हो रहा है या सुस्ती है तो वो उसका एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि किसान तो पिस गया है। वो अभी बारिशें हो रही हैं, उसमें नुकसान भी हो रहे हैं, और माशाल्लाह बम्पर क्रॉप होने के बाद उसको वो प्राइस भी नहीं मिल रही है। बेग साहब, लोग सोचते होंगे ना कि मिर्जा इख्तियार बेग जब अपना बिजनेस करता है, अपना प्लांट, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्रियां चलाता है, तो वो उनको कामयाब बना देता है। लेकिन जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाता है, MNA भी बन जाता है, तब भी वो मुल्क की मईशत में वो तरक्की नहीं ला सकता जो अपने बिजनेस में ला रहा है। तो लोग तो सोचते होंगे बेग साहब आपके बारे में। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं जवाबदेह हूँ और मैं उनसे वादा करके आया था। और अब तक जितने दिन पार्लियामेंट चली है मैंने सवाल उठाए हैं, तवज्जो दिलाओ नोटिस के ऊपर इश्यूज रेस किए हैं, स्टील की स्मगलिंग की बात की है, बिजली की ऐसे लोड शेडिंग एक्सेसिव बिल की बात की है, गैस पे बात करी है, बारदाना नहीं मिल रहा उस पर बात करी है, गेहूं की खरीदारी और गेहूं की इंपोर्ट क्यों की गई इस पर बात की है, और इनके मुतल्लिका मिनिस्टर्स को बुलाया था जवाब देने के लिए। आई एम वन ऑफ दोज वोकल पर्सन। आप ये ना सोचे कि मैं वहां जाके
बैठ के मुझे ये पता है कि दोबारा जब मैं कराची उतरता हूँ तो मुझे जिन लोगों को फेस करना पड़ता है, जो मुझे उनको जवाब देने पड़ते हैं, वो मैं उस वक्त तक नहीं दे सकूंगा जब तक उनके मसाइल को ऐवान में मैं ना उठाऊं। और मैं बहुत देनदारी के साथ वोकल बन के हाईएस्ट लेवल पे माशाल्लाह उठा रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप साफ नीयत, नेक नियति से आवाज उठा रहे हैं, पर क्या उस आवाज उठाने का कोई फायदा है बेग साहब? जी देखें, ऐवान सबसे बड़ी चीज है, पार्लियामेंट सबसे ताकतवर सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इसी ऐवान में सर नैब को ना लानत दी गई है, लेकिन नैब के खिलाफ कुछ हुआ नहीं है फिर भी सर, तो मुझे नहीं लगती कोई हुक्कत है। बहुत सारी चीजों से बात सवाल जवाब के सेशन में खत्म हो जाती है, कुछ चीजों पे रूलिंग आती है जो पाबंद है, कुछ चीजों के ऊपर कमेटी को रेफर कर दिया जाता है, वो तहकीक करके फाइनल रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो मुझे भी अभी समझ में आया है, लेकिन हम उसके अंदर रहते हुए यकीन कीजिए आपसे पुराने ताल्लुकात हैं, मैं अपनी बिजनेस छोड़ के 12 दिन का सेशन कर आया हूं और अवाम के मसाइल और उनके इश्यूज को टेकअप करके हाईएस्ट लेवल पे वोकल तरीके से आया हूं। अल्लाह आपको कामयाब करे सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और यकीनन आप जैसे ही पार्लियामेंटेरियंस हमें चाहिए जो अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल उठाएं। थैंक यू मिर्जा इख्तियार बेग साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, हाणे प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पर असांखे ख़बर आहे कि हाणे जेके मुल्क जा हालात आहिनि, जीअं ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अॼु इजलास सॾियो आहे, अमन अमान जी सूरत हाल ते एक्शन वठण लाइ चयो आहे। जीअं अॼु मज़दूरनि जी ॻाल्हि थिए पई, पूरो साल थियणु घुरिजे। जीअं मईशत जी ॻाल्हि थिए थी, महांगाई घटि कयो, पेट्रोल जी क़ीमत कुझु घटि थी आहे, आवाम खे कुझु त रिलीफ मिली, पर उहो ई थींदो आहे, पेट्रोल वधंदो आहे, हर का शइ महांगी थी वेंदी आहे, पेट्रोल घटि थींदो आहे, का शइ बि सस्ती न थींदी आहे। इहो निज़ाम चेंज थियणो आहे ऐं यकीनन चोरी ऐं काम चोरी इहा ख़तमु जेसिताईं न थींदी, मुल्क अॻिते कोन वधंदो। मूंखे यादि ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।